डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मुगल काल में उसके संस्कृति से संबंधित टॉपिक मुगल चित्रकला पढ़ने जा रहे हैं। मुगल पेंटिंग ये विषय भी ऑब्जेक्टिवली काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिवली, और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा की संस्कृति से संबंधित मुगल काल में ये सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि सांगोपांग जैसे अन्य विषयों का आपने अध्ययन किया है, मुगल कालीन चित्रकला या मुगल पेंटिंग का भी आप सांगोपांग अध्ययन करेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जो मुगल चित्रकला का आत्मा है, यानी जहांगीर के समय का, उसको हम अच्छे से एलैबोरेट करें, और साथ ही साथ सभी मुगल शासकों को शामिल करते हुए किन मुगल शासकों की चित्रकला के क्षेत्र में क्या भूमिका रही, इसको भी हम स्पष्ट कर सकें। तो शुरुआत इस ढंग से किया जा सकता है कि भारत में जो चित्रकला था, भारतीय चित्रकला का जो अस्तित्व है वो अति प्राचीन है। और भारतीय चित्रकला अपने व्यवस्थित रूप में अजंता की गुफाओं से आया। और अजंता की गुफाओं की जो चित्रकला है यह 11वीं से 16वीं सदी तक अपभ्रंश के रूप में परिवर्तित हो गए। और इसी समय, यानी ये जो पीरियड है, आप कह लीजिए कि 8वीं से 16वीं सदी तक एक दूसरी चित्रकला चल रही थी जिसको राजपूत चित्रकला कहते हैं। अब देखिए, जब मुगल आए तो मुगल काल में फारसी चित्रकला, उसके बाद राजपूत चित्रकला, और उसके बाद अपभ्रंश चित्रकला, ये तीनों का मिश्रण हो गया। और ये तीनों का जो मिश्रण हुआ, उससे चित्रकला का जो रूप उभर करके सामने आया, उसी को हम लोग मुगल चित्रकला के नाम से जानते हैं। अब देखिए छात्रों, इसको हम लोगों को समझना है। एक तरह से समझिए कि भारत में जो मुगल चित्रकला है, तो इस मुगल चित्रकला का इंट्रो क्या हो सकता है, इसको एक भूमिका के रूप में कैसे समझा सकते हैं, या यहाँ पर जो भूमिका बताई जा रही है आपको मुगल चित्रकला का, वो एक प्रकार से उद्भव के दृष्टिकोण से बताया जा रहा है कि आखिर मुगल चित्रकला का उद्भव कैसे हुआ। ये उद्भव को हम इंट्रो में शामिल कर रहे हैं। हर क्वेश्चंस का इंट्रो अलग अलग परिवेश में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इंट्रो देना उद्भव का परिवेश में इसलिए अनिवार्य है कि ये आधार बना है मुगलों के काल में चित्रकला के विकास करने का। मुगल चित्रकला जो विकसित हुआ है, जो डेवलप हुआ है, वो भारतीय चित्रकला से, उसके उद्भव से उसका जुड़ाव है, उसकी ओरिजिन से जुड़ाव है। अब कैसे जुड़ाव है ये समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने कहा कि भारतीय चित्रकला का अस्तित्व अति प्राचीन है।
हम कैसे अति प्राचीन कहते हैं? आपका हो सकता है कि मस्तिष्क हड़प्पा सभ्यता तक जाकर रुक जाए, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी जो पाषाण युग था, उसमें पूरा पाषाण पढ़े, मध्य पाषाण पढ़े, नव पाषाण पढ़े, इसमें गुफा मिलता है और उस गुफा में चित्रकला का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। वो गुफा कौन है? भीमबेटका, इंटेलिजेंट। यानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन एक जिला है, उसी में भीमबेटका जो है एक जगह है, उस जगह पर लगभग 500 गुफाएं हैं, एक दो नहीं, और तीनों पीरियड का गुफाएं हैं, यानी पूरा पाषाण का भी, मध्य पाषाण का भी और नव पाषाण का। और इन गुफाओं में हमारे देश की आरंभिक चित्रकारी की गई है। और ये जो आरंभिक चित्रकारी है हमारे देश की भीमबेटका की गुफाओं में, उस पर एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि आखिर उन लोगों ने इसका निर्माण, इन चित्रकला का निर्माण क्यों किया था? तो जानते हैं उसका जवाब क्या है? जो पूरा पाषाण काल का पीरियड है, बहुत गौर से उसको समझिएगा, उस समय चित्रकला निरुद्देश्य नहीं बना था। उसका उद्देश्य यह था कि उन जानवरों का चित्र वो बनाते थे जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, यानी जिनका मांस खाते थे। सभी जानवरों के मांस नहीं खाते थे, और इसका पिक एंड चूज में एक लंबा समय लगा होगा। सभी पशुओं का मांस जो है वो खाना उचित है भी नहीं, तो किन पशुओं का मांस खाया जाए उसका वो चित्र बना करके रख देते थे, ताकि लोग समझें कि वो इसी का मांस खाना है, दूसरे पशु को नहीं मारना है। तो शेर को मार के नहीं खा जाना है, इसलिए कि शेर को मारने जाएंगे तो शेर हम ही को मार देगा। और दूसरा, आगे चल कर करके, यानी आप नव पाषाण में अगर आएंगे या मध्य पाषाण के अंतिम समय में, ये चित्रकला जो था वो जादू टोने के लिए भी किया जाता था। ये भी प्रश्न आता है। तो आपको इस क्रम में जब प्रश्न आए आपको, तो आप थोड़ा संभल कर करके आप आंसर देंगे। क्लियर? अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कोई स्पष्ट रूप से चित्रकला के प्रमाण हम लोग को नहीं मिले, ऐसा कोई पेंटिंग वगैरह नहीं मिला। और नहीं मिलने के पीछे कारण भी है, क्योंकि पूरी की पूरी व्यापार प्रधान सभ्यता थी। उसका मुख्य फोकस किस चीज पर था? तो व्यापार पर था। तो व्यापार से जुड़ी हुई जितनी चीजें थी वो हमें मिली है, और सांस्कृतिक स्तर पे जो है वो धार्मिक क्षेत्र में चीजें मिली हैं, चित्रकला के क्षेत्र में कुछ नहीं मिला। अब देखिए, ये अति प्राचीनता का हमने आपका वर्णन किया। अब व्यवस्थित ढंग से, यानी बिल्कुल प्लान तरीके से चित्रकला का व्यवस्थितपन क्या हो सकता है, ये क्या है? तो चित्रकला का व्यवस्थित रूप ये है कि चित्रकार समाज, अर्थव्यवस्था या राजनीति, कोई भी क्षेत्र हो, उसको चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करना, अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चित्रकार का सबसे पुनीत कर्तव्य है। और इसी के लिए चित्र बनाता है कि उसके अंदर जो भावना है वो चित्र में प्रकट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अजंता की गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का एक चित्र बना हुआ मिला। तो जो राजकुमारी मर रही है, उसके चेहरे पर क्या भाव है, क्या पीड़ा है, और क्या वेदना लेकर के वो मर रही है। तो जो चित्रकार बनाया होगा, उस वेदना को, उस पीड़ा को उस चित्रकार ने महसूस किया कि कोई राजकुमारी अगर बीमारी से मरती है तो उसके शक्ल कैसे हो जाते हैं, उसकी पीड़ा कैसी होती है। तो वो चूंकि चित्रकार था, तो राजकुमारी के इस पीड़ा को उसने अजंता की गुफाओं में उकेर दिया, जो आज तक। या बहुत सारे चित्र ऐसे आपको मिलेंगे जो राज दरबार के हैं, तो राज दरबार के हाव भाव को, मैसेज को दिखलाता है कि राज दरबार का क्या वैभव है, वैभव को दिखलाता है। राज दरबार में कोई फैसला हो रहा है तो वहां पर दरबारी या राजा जो है उसके भाव क्या है, वो बहुत सारे मैसेज देता है। तो ये सब चीजें जो चित्रकला में आई, जिसको कहते हैं कि व्यवस्थित ढंग से चित्रकला उभरा, ये वो कहा तो अजंता की गुफाओं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अजंता की गुफाओं में भारतीय चित्रकला की नींव पड़ी।
आरंभ हुआ कहाँ? तो भीमबेटका की गुफाओं में। और नींव कहाँ पड़ी? तो अजंता की गुफाओं में। ये दोनों शब्दों में अंतर है छात्रों, और परिवेश के अनुसार ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। आरंभ हम वहां इसलिए कर रहे हैं कि वहां उद्देश्य चित्रकला का दूसरा था। वहां उद्देश्य चित्रकला का व्यवस्थित प्रकटीकरण नहीं था। वहां उद्देश्य चित्रकला का जानवरों को पहचानना था। वहां उद्देश्य चित्रकला का जादू टोना करना था। लेकिन चित्रकला की जो आत्मा थी, चित्रकला का जो उद्देश्य था, उसका आरंभ कहाँ पड़ा? तो अजंता की गुफाओं में। उसकी नींव कहाँ पड़ी? तो अजंता की गुफाओं में। लेकिन चित्रकला का आरंभ कहाँ हो गया था? तो भीमबेटका की गुफाओं में। तो ये आरंभ और नींव, ये दोनों में जो शब्दों में जो अंतर है वो मैंने आपको अंतर स्पष्ट कर दिया। तो चलिए यही से शुरुआत हम मान लेते हैं कि अजंता की गुफाओं से व्यवस्थित चित्रकला की शुरुआत। अब यहाँ जो चित्रकला था, जब कला और संस्कृति हम लोग अलग एक विषय है पढ़ेंगे, मैंने अलग आपको 250 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा उस पर जीएस में, तो उसमें पढ़ेंगे तो विस्तार से बताएंगे। उसमें यहाँ सिर्फ इतना बताना है कि इस समय जो अजंता में चित्रकारी की गई वो कैसे की गई और अब तक वो कैसे सुरक्षित है। तो सबसे पहले जो है, जो पत्थर पे चित्रकारी की गई, जो दीवार होता था उस पर, तो उन पत्थरों को कुरेदा गया। मतलब जिस पशु की आकृति हमको बनाना है या जिस मनुष्य की आकृति बनाना है, उसकी आकृति सबसे पहले पत्थर पे बनाई गई और उसमें प्राकृतिक रंग भरे गए। प्राकृतिक रंग का मतलब जो फूल पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के आसवन से प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है। जैसे लाल गुलाब है तो लाल रंग हमें प्राप्त करना है, तो लाल गुलाब से प्राप्त कर लिया। पीला रंग हमें प्राप्त करना है, तो जो जानवर पेशाब करता था उस पेशाब को बॉयल कर करके पीला रंग प्राप्त किया। तो हर रंग के अलग अलग सोर्स थे और उसी सोर्स के आधार पर वो सब बताएंगे कौन रंग किस सोर्स से प्राप्त हुआ है, यहाँ अध्ययन का विषय नहीं है वो। तो प्राकृतिक रंगों का जो प्रयोग किया गया, तो प्राकृतिक रंग की विशेषता ये कि अमिट हो जाता है, मिटता नहीं, इसीलिए उसमें, और उसकी चमक हमेशा बनी रहती है। तो इन रंगों का प्रयोग किया गया, इससे जो अजंता की गुफा की चित्रकारी है वो अमर हो गई। अब अजंता की गुफा की चित्रकारी एक पीरियड में नहीं बनी, मौर्योत्तर काल से बनना शुरू हुआ और गुप्त काल तक बना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो उस पे 3 पीरियड का जो है चित्रकला आपको मिलेगा। और जो अजंता की गुफाएं हैं, उन गुफाओं की कुल संख्या जो है 29.5 है और सभी गुफाओं में कुछ न कुछ चित्र आपको मिलेंगे। हर चित्र का पीरियड अलग है और हर चित्र का गुफा नंबर अलग है। तो यही विस्तार का अध्ययन है। तो ये प्राकृतिक चित्रों का निर्माण अजंता की गुफाओं में हुआ और यही हमारी बुनियाद बन गई चित्रकला की भारत की। अब देखिए कि 11वीं से 16वीं शताब्दी तक ये जो चित्रकला थी, अजंता चित्रकला, वो कन्वर्ट कर गई अपभ्रंश में। किस चीज में? अब ये अपभ्रंश क्या है वो समझिए। तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बदला हुआ रूप, परिवर्तित रूप। जैसे शब्दों में भी अपभ्रंश होता है कि असल शब्द जो है स्टेशन है, गांव देहात में अपभ्रंशित स्टेशन सटेशन कहलाता है। कोई स्टेशन नहीं बोलता है जो जाहिल आदमी है, चल सटेशन। तो कुछ दिनों के बाद जानते हैं मुंशी प्रेमचंद ने जो किताब लिखी है अपनी, उनमें इन शब्दों का प्रयोग किया अपभ्रंश का। मतलब गांव देहात में जो लोग शब्द बोलते थे, उन्हीं शब्दों को अपने लेखनी में जो है वो शामिल कर दिया। तो अपभ्रंश शब्द है, बहुत सारे शब्द हम लोग पढ़ते हैं अभी। तो उसी तरीके से अजंता की गुफाओं में जो चित्रकला बना, अब वो बाहर आया 11वीं से 16वीं शताब्दी तक। तो आधार वहीं से लिया चित्रकारी करने का, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करते थे, चेंजिंग करते थे। तो जो अजंता की चित्रकारी में परिवर्तन हुआ, उसी को कहते हैं चित्रकला का अपभ्रंश रूप।
क्लियर? तो एक ये चलता रहा। दूसरा आपको पता है होगा कि 750 ईस्वी के बाद और लगभग 13वीं शताब्दी तक, यानी 1206 तक आप मान लीजिए तर्क के खातिर, कि ये पीरियड राजपूत काल कहलाता है। और राजपूत डायनेस्टियां एक नहीं थी, बहुत थी। तो राजपूत डायनेस्टी भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो राजपूतों के पीरियड में भी चित्रकला का एक अलग रूप उभर करके सामने आया। और राजपूत काल का जो चित्रकला उभर करके सामने आया, उसकी अपनी विशेषता थी। उन विशेषताओं को भी अगर आपको पढ़ना है तो हरिश्चंद्र वर्मा में राजपूत कालीन चित्रकला के नाम से पूरा एक चैप्टर है। और उस पर प्रश्न भी आते हैं, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, जयपुर शैली, और हर शैलिया में अलग अलग विशेषताएं थी। जयपुर शैली के बारे में क्लास में पहले कुछ बता भी चुके, जो आपको याद होगा कितना आकर्षक थी। तो इस तरीके से राजपूत कालीन चित्रकला का भी विकास हुआ, जो अपभ्रंश से अलग था। इसकी विशेषताएं अलग थी। ठीक है, ये सब कलाम संस्कृति में हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए घबराइए नहीं है। यहाँ चूंकि मुगल पर फोकस करना है, इसलिए इन सभी को एलोबरेट नहीं कर रहे हैं। ये कला संस्कृति में ये सबका एलोबरेशन होगा, विस्तारीकरण होगा। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास मुगलों के आने से पहले दो चित्रकला मौजूद थे। दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का विकास नहीं हुआ, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है। क्यों नहीं हुआ? कि वो लोग चित्र बनाना जो है इस्लाम धर्म के विरुद्ध मानते थे, और इसलिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने चित्रकला पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक आध सुल्तान का पुस्तकीय प्रमाण मिलता है, कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिलता है। तो मुगलों के आने से पहले भारत में दो प्रकार का चित्रकला उपस्थित था। एक जो चित्रकला था वो ये अपभ्रंश के रूप में था, और दूसरा जो चित्रकला था वो राजपूत चित्रकला के रूप में था। समझ में आ रही कि नहीं बात आपको? ऐसा समझिए कि रटने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपके पास लेखन शैली विकसित हो गया है तो आप खुद बड़े अच्छे सुंदर ढंग से सजा करके लिख सकते हैं, जैसे पुनीता जी लिखती है। तो अब देखिए कि मुगल आए तो क्या हुए कि मुगल भारत में आए तो फारसी चित्रकला को लेकर करके आए। ठीक है, इस्लाम धर्म में चित्रकला मना था, इसलिए इस्लामी दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन फारस जो था वो इस्लामी संस्कृति से हटकर संस्कृति का विकास किया, तो वहां चित्रकला जीवित रहा। तो मुगलों ने जो चित्रकला सीखा, यह मुगलों का जो अपना चित्रकला था ऐसे कह लीजिए, उसको आप लोग फारसी चित्रकला कह सकते हैं। अब भारत में वो लोग आए तो ले करके आए फारसी। यहाँ उपस्थित कौन था? तो राजपूत और अपभ्रंश। बात समझ में आई? ये तीनों मिल गया और तीनों मिल करके एक नया चित्रकला का जन्म देता है, जिसको हम लोग मुगल चित्रकला बोलते हैं। हम समझते हैं कि आपको समझाने में इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से सफल रहे। क्लियर? अब देखिए हम क्रम से आते हैं, तो क्रम से समझाने में इंट्रो में ही हम बाबर और हुमायूं को शामिल करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? कि इन लोगों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। मुगल चित्रकला में दो शासकों का योगदान काफी रहा। अकबर के काल में मुगल चित्रकला का विकास हुआ, और जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, और शाहजहां और औरंगजेब के काल में मुगल चित्रकला का पतन हो गया। तो नींव पड़ी मुगल चित्रकला का हुमायूं के समय में, विकसित हुआ मुगल चित्रकला अकबर के समय में, और चरमोत्कर्ष पर पहुंचा मुगल कला जहांगीर के समय में, और पतनशील हुआ मुगल कला शाहजहां और औरंगजेब के समय में। तो मुगल चित्रकला के संबंध में ये सीक्वेंस अपने दिमाग में पहले रखिए। क्या नींव किस काल में पड़ी? बोलिए ना, अरे बोलते क्यों नहीं है? नींव किस काल में पड़ी? हुमायूं के काल में। और विकास किस काल में हुआ? और चरमोत्कर्ष किस काल में हुआ? और पतनशील किस काल में हुआ? तो बोलिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़े हुए तब ना इस बात बहुत अच्छा समझ में आ गया। अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़े होते तो ये जो सेंटेंस महती सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो इस इंपॉर्टेंट सेंटेंस का एक निष्कर्षणात्मक विचारधारा आपके पास विकसित नहीं होता। अब पढ़ाने से पहले ही ये विचारधारा आपको दे दिया गया है, तो फिर पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, समझने में बहुत आसानी होगी। क्लियर?
कोई कंफ्यूजन यहां तक का? आगे बढ़े। अब देखिए साहब, तो जहां तक बाबर का प्रश्न है, तो बाबर अपने संक्षिप्त काल के कारण, उसका पीरियड थोड़ा कम था और बहुत व्यवस्थित था, चित्रकला में के क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से शून्य रहा। क्रियात्मक रूप से शून्य इसलिए हम कह रहे हैं कि उसने कोई चित्रकला के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी बाबर का चित्रकला से लगाव था। मतलब वो उसको उपेक्षा के दृष्टिकोण से नहीं देखता था। और ये लगाव कैसे पता चलता है? आखिर कैसे हम कहते हैं कि बाबर को चित्रकला से लगाव था? तो ऐसा इसलिए कि वह बिहजाद की प्रशंसा करता है। बिहजाद की क्या करता है? प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। और इस कारण से हम कहते हैं कि उसने कुछ किया तो नहीं, लेकिन जो है वो साहब उसको चित्रकला से लगाव था। और किया क्यों नहीं? क्योंकि संक्षिप्त तो काल इसका था, बात सही है, संक्षिप्त काल शेरशाह का भी था, लेकिन दोनों के संक्षिप्तीकरण में एक अंतर था। शेरशाह का जो संक्षिप्त काल था, तो शेरशाह अपने जीवन के पूर्ववर्ती वर्ष में जब वो शासक नहीं था, तो शासन के से संबंधित बहुत सारा काम 18 वर्षों में वो सीख चुका था या कर चुका था। बहुत सारे प्रयोग को कर चुके थे और उसी को 5 साल में उसने पूरी तरीके से लागू कर दिया। इसको ऐसे समझिए आप कि कोई भवन बनाना हो तो भवन की सामग्री जो है वो एक स्लॉट के रूप में पहले ही से सब बन के तैयार है। ये दीवार, वो छत, जैसे आजकल होता है पुल बनना होता है, आपने देखा है कि पुल का पाया जो है वो पहले से कहीं पर बन करके रखा हुआ है और उसका ऊपर का स्लेब पहले से कहीं पर ढाल के रखा हुआ है। और क्या होता है, रात में खाली गड्ढा खोदा गया, पाया को डाल दिया गया, स्लेब चढ़ा दिया गया। अब पता चला कि 1 हफ्ते के अंदर की बड़ी पुल बन के तैयार हो गई। कलकत्ते में हमने ऐसे ही देखा, 1 हफ्ता में पुल जो ओवरब्रिज था वो बन के तैयार। कैसे भाई? तो इसका सारा चीज पहले से बन के तैयार था। तो शेरशाह के शासनकाल की बहुत सारी चीजें शेरशाह ने पहले से बना करके तैयार कर रखा था, जैसे बुराजस प्रशासन, जैसे यातायात के साधनों का विकास की मानसिकता उसने इंप्लीमेंट कर दिया। वो बाहर से नहीं आया था। लेकिन बाबर का अल्पकाल कष्टदायक इसलिए था कि यहां के भूभाग से बाबर पूरा अपरिचित था, नहीं जानता था और एक नए प्रकार का शासन लेके आया था और पूर्ववर्ती शासन उसके अनुरूप नहीं था। इसलिए उसका अधिकांश समय राजनीतिक सुदृढ़ीकरण में समाप्त हो गया, इसलिए अन्य क्षेत्रों में वो काम नहीं कर पाया। तो अल्प समय शेरशाह को भी मिले, अल्प समय बाबर को भी मिले। शेरशाह ने बहुत सारा काम करके दिखाया, बाबर ने बहुत काम नहीं कराया। तो इतिहास में इस अंतर का उत्तर आपके पास चाहिए ना। क्या आप काम नहीं करने के आधार पर बाबर के योग्यता पर प्रश्न लगा देंगे? नहीं, उसका आंसर सही रूप में इस तरह से दिया जा सकता है कि उसके लिए अपरिचित देश था और इस अपरिचित देश में उसका आरंभिक उद्देश्य क्या था साहब? तो सबसे पहले अपने साम्राज्य या वंश की सुदृढ़ता, और जो व्यवस्था वहां था वैसी व्यवस्था वो भारत में नहीं स्थापित कर सकता था, क्योंकि परिवेश अलग थे। तो ऐसी परिस्थिति में उसका चित्रकला की ओर ध्यान नहीं देना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि समय ही नहीं मिला। अब इससे रिलेटेड दूसरा चीज पैदा होता है, तो इसका मतलब क्या? बाबर चित्रकला का विरोधी था या चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में या परिवेश में निष्क्रिय था, कोई विचारधारा नहीं थी? तो ये दोनों बातें गलत है। बल्कि बाबर व्यक्तिगत रूप से जो है वो चित्रकला में लगाव रखता था। और कैसे? तो अपने ग्रंथ बाबरनामा में
उसने बिहजाद की प्रशंसा की। अब बिहजाद क्या था? तो फारस का चित्रकार था। ये जो बिहजाद वर्ड है, ये व्यक्ति का नाम है, चित्रकार है, ठीक है ना। तो ये बिहजाद कौन था? फारस का चित्रकार था। और साहब, फारस का चित्रकार ही नहीं था, बल्कि ये इतना बड़ा चित्रकार था कि इसको पूर्व का राफेल कहा जाता था। पूर्व का राफेल का अर्थ समझ गए? इस बात का मतलब, पूर्व का राफेल का क्या अर्थ होता है? राफेल यूरोप का सबसे बड़ा चितोरा था, चित्रकार, और इतना बड़ा चित्रकार था कि उसके चित्रकला से पुनर्जागरण आ गया यूरोप में। यूरोप में जो रिनेशा आया, जो पुनर्जागरण आया, उसमें अन्य सभी तत्वों के साथ साथ राफेल के चित्रकला का भी काफी योगदान था। और अपने समय का सबसे बड़ा चित्रकार, जो चित्र बना दिए वो सजीव तो लगते ही थे राफेल के चित्र, साथ ही साथ देखने वाले का मस्तिष्क को सुधार देता था। उस समय के बने हुआ एक चित्र था मोनालिसा, नाम सुने होंगे। उस चित्र से पहले दुनिया को ब्यूटी ऑफ ओमेन का पता नहीं था, मुस्कुराहट का पता नहीं था, आंखों से घायल करने का एहसास नहीं था। मुस्कुराहट से प्रभावित होते थे, सुंदरता से प्रभावित होते थे, आंखों से घायल लोग होते थे, लेकिन इसका एहसास नहीं था। एहसास नहीं होने की वजह से उस चीज का उद्भव नहीं हो रहा। किस चीज का? स्त्री का सुंदरता। मोनालिसा की तस्वीर देखने के साथ ये सारे भाव मनुष्यों में उदित हो गए। तो क्या हुआ इससे संस्कृति में एक नया तत्व जुड़ा, और वो था सुंदर, ब्यूटीनेस। और सुंदरता, ब्यूटीनेस इतनी अच्छी चीज है कि मनुष्य के पशुवत जीवन को मानवीय जीवन में परिवर्तित करता है। कितनी खूबसूरत! एक कुत्ता, एक बिल्ली भी खूबसूरत होती है। भाषा नहीं है कुत्ता और बिल्ली के पास, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पूछ लीजिए उससे। लेकिन आप ज्ञानी मानव हैं, तो आप व्यवहार को देख कर करके समझ सकते हैं। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक बोल रहे हैं कि कुत्ता और बिल्ली को दूसरे कुत्ता बिल्ली के सुंदरता का एहसास नहीं होता है। ये गारंटी के साथ कैसे आप कह सकते हैं? तो गारंटी के साथ ऐसे कह सकते हैं कि कुत्ता और बिल्ली का जो छोटा बच्चा होता है, बहुत देखने में खूबसूरत लगता है। आप उसको गोद में उठा लेते हैं, उसको चुम्मा ले लेते हैं। ठीक है, मुन्ना भाई नहीं लेते होंगे, अलग बात है, लेकिन आमतौर पे लोग जो है ऐसा करते हैं, उनका अपना विचार है, ठीक है। लेकिन उस कुत्ता और बिल्ली के बच्चे को सिर्फ उसके माँ को छोड़ करके और किसी दूसरे को प्यार होता है? अगर होता तो कुत्ता या बिल्ली उन बच्चों के साथ भी प्यार करता। तो इससे यह साबित होती है कि जानवरों में एहसास सुंदरता का नहीं है। तो साबित यह हुआ कि सुंदरता का अगर एहसास नहीं हो तो फिर आप जानवर हैं। अगर सुंदरता का एहसास हो जाए तो आप मनुष्य हो गए। कितनी खूबसूरत बात! आप मानते हैं इस बात को? अरे बोलिए ना हाँ या ना। अगर ना बोलेगा तो दूसरे ढंग से प्रमाणित करेंगे। किसी की खूबसूरती की तारीफ करना ये इंसानियत की तारीफ करना है। अगर कोई चीज खूबसूरत है, आप तारीफ ना किए, इसका मतलब आप जानवर हैं, आप आदमी नहीं हैं। अब देखिए, आप हंस रहे हैं, बात को समझिए। सोनू भाई, मेरा ये एक्सप्लेनेशन से आप सहमत हैं या असहमत हैं? अगर कोई चीज जैसे मिठाई है, बड़ी टेस्टी मिठाई की सुंदरता क्या है? उसका स्वादिष्ट होना। खाना का खूबसूरती क्या? उसका स्वादिष्ट होना। तो आप खाते हैं तो बोलते हैं आह। आपकी घर में मम्मी खाना बनाती है, अगर बहुत दिल से खाना बनाई हो
तो आपके ऊपर आपकी तरफ बहुत निहार के देखती रहती। किस लिए देखती है? कैसा बना कि बेटा अपने आप बोले कि क्या मम्मी बनाई हो हैं? अगर आप नहीं बोलते हैं तो लास्ट में पूछ देते कि कैसे लग रहे हो रे, ही खाली गप गप बतावा नहीं कैसे मन आओ, तो हाँ मम्मी ठीक है। तो बड़ा रूखे अंदाज से बोलती है। क्यों बोलती है रूखे अंदाज में? कि इतना मेहनत से इतना टेस्टी बनाए, तारीफ भी नहीं कर रहा है। तो साहब ये बात साबित मैंने कर दी कि सुंदरता की तारीफ करना मानवता है और सुंदरता की तारीफ नहीं करना ये पशुता है। क्लियर? अब देखिए हम इतना लंबा चौड़ा बहस आपको क्यों कर रहे हैं। अब आइए टॉपिक पर कि बाबर इतना व्यस्तम जीवन रहने के बावजूद भी वो मनुष्य था। एक किससे प्रमाणित होता है कि बाबर नामा में या तुस्के बाबरी जो उसने खुद तुर्की भाषा में लिखी, उसमें वो बिहजाद की प्रशंसा करता है। और बिहजाद कौन था? तो पूर्व का राफेल था। अगर पश्चिम का राफेल पुनर्जागरण ला रहा था तो पूर्व का राफेल बिहजाद भी समाज पे बहुत बड़ा अपने पेंटिंग के जरिया या चित्रकारी के जरिया प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। तो इतने सारी भाव बाबर के परिवेश में समझाने में मैंने आपको समझाया। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए साहब, दूसरा जो व्यक्ति आता है वो है हुमायूं। कौन? तो हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि यह भी बहुत अच्छा इसका जीवन नहीं रहा, लेकिन इतना था कि अव्यवस्थित जीवन के बावजूद भी इसने मुगल चित्रकला की नींव डाल दी। क्या डाल दी? मुगल चित्रकला की नींव। और मुगल चित्रकला की नींव कैसे डाली? कि फारस प्रवास के दौरान, फारस का मतलब ईरान, फारस प्रवास के दौरान उसकी मुलाकात दो चित्रकारों से हुई। एक चित्रकार का नाम था सैयद अली और दूसरा ख्वाजा अब्दुल समद। सैयद अली और प्लस ख्वाजा समद। जगह नहीं है तो अब्दुल नहीं लिख रहे हैं, समद। मुलाकात हुई तो इन लोगों को भारत लाया और इसी कारण कहा जाता है कि उसने इसकी नींव डाल दी। और भारत ला करके इन लोग को दायित्व सौंपा किस चीज का? तो दास्ताने अमीर हमजा तैयार करने का। दास्ताने अमीर हमजा। अब देखिए यहां से आपको बहुत सारी बात हमको समझानी होगी। अगर इस बात को हम नहीं समझा पाए तो फिर मुगल चित्रकला पढ़ना जो है वो बेकार होगा। हमने कहा सबसे पहली बात कि नींव डाली किसने? हुमायूं। एक तत्व हो गया। कैसे नींव डाली? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रियात्मक रूप से चित्रकला के बारे में कुछ ना कुछ वो किया, तभी नींव डाली। अब जिस तरह का जीवन बाबर का था उससे कुछ कम कठिन हुमायूं का नहीं था। आप उसके राजनीतिक गतिविधियों से पूर्व परिचित हैं और जानते हैं कि हुमायूं को 10 साल किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में गुजरना पड़ा अपने भाइयों के कारण या अपनी नीतियों के कारण। और जब अंतिम समय में 15 वर्ष के निर्वासन के बाद जब वो भारत में सफल भी हुआ तो फिर जीवन ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो भी राजनीतिक रूप से अस्थिर था। लेकिन इस प्रवास के बावजूद भी, चूंकि हमने शुरू में जो बातें कही कि मनुष्य होने के लिए जरूरी है कि कला का पारखी हो, कला का प्रशंसक हो, सुंदरता का प्रशंसक हो, तो हुमायूं भी अपने पिता के समान मनुष्य था, पशु नहीं था। तो इसलिए उसके हृदय में भी जो है सांस्कृतिक गतिविधियां जो है वो हिलोरे ले रही। अगर ना लेती तो सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को ना पहचान पाता। सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को ना पहचान पाता। कहां पहचान पाता है व्यक्ति? एक गरेड़िया राजकुमारी को कहां पहचान पाया? उसको राजकुमारी के प्यार और सुंदरता का कोई एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि गरेड़िया था। और जब एहसास हुआ तब तक राजकुमारी की शादी हो चुकी थी।
इसलिए समय से सुंदरता को और संस्कृति को पहचानना ये विद्वता है। अगर आप विद्वत हैं तो आपको पता कब चलेगा कि जब आप समय से सुंदरता को पहचानिए, समय से संस्कृति को पहचानिए। तो हुमायूं अस्त व्यस्त जीवन भर रहा, निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन कला पारखी था, सुंदरता का पारखी था, इसलिए उसकी निगाह जो है सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद पर पड़ गई। अब सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद ईरान का उस समय का बहुत बड़ा कलाकार था, लेकिन शाह तहमास्प जो ईरान का शासक था उससे इन दोनों की अनबन हो गई। दरबारी चित्रकार था, बहुत दिनों तक शाह तहमास्प के दरबार में चित्रकारी करता रहा, लेकिन बादशाह से अनबन होने के कारण इसने दरबार छोड़ दिया और बेरोजगार जीवन व्यतीत कर रहे थे। हुमायूं की पारखी निगाह जब इस पर पड़ी तो उसके चित्रकला से काफी प्रभावित हुआ, और जब वापस लौटने की बारी आई तो सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को लेकर के भारत चला आया, और इन्हीं के जरिया जो है मुगल चित्रकला की नींव भारत में पड़ी। अब इतना तो बात अब समझ गए पूरा डिटेल्स। अब देखिए यहां से जो बात हमें समझनी कि आपको चित्रकला कहा जाए तो एक आम परिदृश्य आज के कंटेक्स्ट में क्या उभरता है? कोई फ्रेम में चित्र बना हुआ और टंगा हुआ हो, यही ना आप कंसेप्ट लेते हैं। इस समय जो नींव पड़ी थी ऐसी नींव नहीं पड़ी थी, यानी बजाते तौर पे कैनवास रख करके, पेपर रख कर करके उस पर जो है वो चित्रकारी की गई और फिर फ्रेमिंग कर करके उसको लटका दिया गया। मुन्ना भाई ऐसा चित्रकला नहीं होता तो कैसा होता? तो किताबें जो छपती थी ना, तो उन किताबों में जो है वो विवरण के अनुरूप जो है वो चित्र बना कर करके उसमें लगा दिए जाते थे। जैसे आज भी बहुत सारे पुस्तकों में देखते हैं कि फोटो लगा रहता है, अब तो खींच करके लगा रहता है। तो क्यों? अब जैसे आपके किताब में विवरण है सारनाथ के स्तूप का, तो अब राइटर क्या करेगा कि सारनाथ के स्तूप का फोटो खींच करके आपको लगा देगा। आज के समय में पुस्तक में चित्रकला मौजूद है, तो आपके पुस्तक में चित्रकला नहीं है बल्कि फोटो कला मौजूद है। फोटो खींचना अलग है, चित्र बनाना अलग है, दोनों सेम कैसे है? वो मशीनीकृत चित्र है, और चित्रकला जब आप देखते हैं तो उसमें ब्रश, कूची और कैनवास और पेपर का होना जरूरी है, और हाथों से चलता है, उसमें कलाकार की भावनाएं काम करती हैं। और फोटोस्कोपी में ऐसा कुछ नहीं काम करता, मशीन काम करता है। बात समझ में आई? तो आप मान लीजिए कि इसी तरह का फोटो उस समय शुरुआत जो हुआ मुगल चित्रकला वो किताबों से हुआ, कि किताबों में प्रसंगवश जो चित्र बनने थे वो चित्रकारों के द्वारा बनाए गए और किताब में लगाया गया। अब ये कैसे होता था? तो उसके लिए जो है वो चीजें इस्तेमाल जो होती थी वो लिनन का कपड़ा पर चित्र बनाए जाते थे, और उसके बाद किताब में एक फोलिया लगा दिया जाता था। फोलिया का मतलब जो कागज होता था उस कागज से उत्तम किस्म का कागज, और इस लेनिन के कपड़े पर जो चित्र बनाया गया उस फोलिये पे साट दिया जाता था। तो इस ढंग से चित्रकला की नींव मुगल के काल में पड़ी। अब बात समझ में आ गई? फिर जहांगीर के काल में चेंज होता है कि नहीं, माने किताब से चित्रकला निकल कर करके बाहर आई पोर्ट्रेट के रूप में, और चित्रकला एक अलग इकाई बनी, यानी उसको बना करके फिर दीवारों पे टांगा जाने लगा। लेकिन अभी जो चित्रकला की नींव पड़ रही है वो पुस्तकों में पड़ रही है, ये बात बताना अनिवार्य है। क्लियर? अब उसमें सबसे पहली जो पुस्तक चुनी गई वो दास्ताने अमीर हमजा का। तो दास्ताने अमीर हमजा क्या था? एक किताब थी, और इसमें किस चीज का विवरण है? तो ये भी जानी चाहिए, क्वेश्चन आता है। इसके लिए अलग से आपको कहीं पर नहीं मिलेगा इसका विवरण, ये चित्रकला में ही आपको इसका विवरण लेना पड़ेगा। दास्ताने अमीर हमजा था क्या? तो अमीर हमजा जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे,
कौन थे? चचा थे। चचा। और एक जंग हुई थी, जो जंग एक प्रॉफेट मोहम्मद के मुखालिफ जो थे, वो अबू जहल नाम था उसका, उसकी बहन थी जिसका नाम था हिंदा। तो हिंदा जो थी ना, वो चाहती थी कि हम प्रॉफिट को खत्म कर दें, और प्रॉफिट के खत्म करने के लिए जरूरी था कि अमीर हमजा को खत्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा थे। तो उसने तय कर रखा था कि हम इस जंग में अमीर हमजा का कलेजा खाएंगे, सिर्फ मारेंगे ही नहीं। तो उसने एक हबशी को, जो तीरंदाज था बहुत बड़ा, उसको भाड़े पर हायर किया हिंदा ने, इस काम के लिए कि तुमको युद्ध में कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ अमीर हमजा पर ध्यान रखना है, और जहां पर नजर पड़े वहां पर तीर से मार करके उसको घायल कर देना है। तो उस हबशी ने यही काम किया कि तीर चला करके अमीर हमजा को घायल कर दिया, और उसके बाद हिंदा आती है और अमीर हमजा का सीना को चीरती है, और चीरने के बाद कलेजा निकाल करके युद्ध के मैदान में ही खाती है कच्चा। तो ये बहुत दर्दनाक वाकया था, जिस पर पुस्तक लिखी गई, दास्ताने अमीर हमजा। बात समझ में आई आपको? तो हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिवली एक क्वेश्चन आए इस पर, तो अब आप इसको पढ़ने होने की जरूरत नहीं हो, आप सिर्फ क्लास की बात रिकॉल करके आपने जो सर पढ़ाए थे इसका एप्रोप्रिएट आंसर ये हो। लेकिन साहब ये अपूर्ण रहा, यानी हुमायूं के समय में दास्ताने अमीर हमजा में सभी तस्वीरें, सभी चित्र नहीं बनाए गए। समझ में आई? तो इतना बाबर और हुमायूं के बारे में इतनी बातें आपको जाननी जरूरी थी। जो फैक्ट्स थे वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जो एक्सप्लेनेशंस है वो एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया। आगे बढ़े। अब देखिए, अब हेडिंग बनाते हैं, और हेडिंग हमारा होगा अकबर कालीन चित्रकला। अकबर कालीन तो जहां तक अकबर कालीन चित्रकला का प्रश्न है, तो चित्रकला का वास्तविक विकास हुआ। वहां नींव पड़ी थी, और यहां क्या हुआ? वास्तविक विकास हुआ मुगल चित्रकला। और साथ ही साथ प्रैक्टिकली, क्रियात्मक रूप से निम्न कार्य किए गए। उसमें सबसे पहला था दास्ताने अमीर हमजा, जो वहां अपूर्ण रह गया था, अकबर के काल में पूरा हो गया। दास्ताने अमीर हमजा, ये वास्तव में इसमें इस पीरियड में 1200 चित्र बनाए गए। कितना? दास्ताने अमीर हमजा में 1200 चित्र बने, और हर चित्र जो था वो 27 गुने 20, 27 इंच गुने 20 इंच नायलॉन के चमकीले कपड़े पर था। और इसको 1575 से 80 के बीच बनाया गया। ये बनाया कब गया? तो 1575 से 1580, 5 सालों में कंप्लीट हो गया। ठीक है साहब? इसमें क्या क्या चीज बनाया गया? तो राजभवन दिखाया गया, यहां
इसमें। उसके बाद किला दिखाया गया, मंडप दिखाया गया, ये सब के चित्र हैं। और अनुचरों को दिखाया गया, यानी सेवक को, चपरासी लोग आप मान लीजिए कि अनुचर का मतलब चपरासी। स्त्रियों का जीवंत रूप दिखाया गया कि स्त्रियां कितना क्रोधित होती हैं। अमीर जो हिंदा थी उसको दिखाया गया। उसके बाद क्रोध को दिखाया गया हिंदा के कि कितना क्रोधी थी, ये सब बात। और भी इस तरीके का पुस्तक में चित्र बने जिसमें आशिका एक पुस्तक था, उसमें चित्र बने। इसी प्रकार से अनवरे सुहैली था, इसमें चित्र बने। ये सब अकबर के काल के बन रहे हैं। इसके बाद राशि चक्रीय था, ये सब पुस्तक है, ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। और अंत में जो था वो तूती नामा था। तो इसमें जो राशि चक्रीय है, ये वाला, ये किताब, ये रामपुर के लाइब्रेरी में उपलब्ध है, रामपुर के पुस्तकालय में। जैसे यहाँ खुदा बख्श लाइब्रेरी है ना, तो इसी रामपुर में रजा खां लाइब्रेरी है, बहुत कम लोग जानते हैं। और पांडुलिपियों के लिए ये भी मशहूर है, रजा खां लाइब्रेरी। लोग रिसर्चर जो होते हैं मिडाइवल पीरियड के, उनको यहाँ जाना अनिवार्य होता है। अब तो ये हो गया साहब। अब दूसरा बात कि अकबर कालीन चित्रकार, अकबर कालीन चित्रकार कौन थे? तो अबुल फजल जो है वो 15 चित्रकारों का वर्णन करता है। कितना? उसकी संख्या बताता है 15। उसमें जो मशहूर थे वो दसवंत था, बसावन था। सब्जेक्टिव के साथ साथ ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। केशव लाल था, बार बार पढ़िएगा तो सब नाम आपको याद हो जाएगा। मुकुंद था, मिश्किल था, कलमक था, उसके बाद मधु था, इसको माधव भी बोला जाता है। उसके बाद महेश था। खेम का हम ये लिख रहे हैं इसलिए कि ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन जो है आ जाएगा कि कौन इसमें नहीं था, तो उस समय फंस जाइएगा। इसलिए तो सारे नाम को जानिए। इसमें तारा था, उसके बाद सामल था, उसके बाद हरिवंश था, उसके बाद राम। ये सब महत्वपूर्ण चित्रकार थे अकबर के काल, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चित्रकार के बारे में आपको विस्तार से जानना है, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आते हैं। और उसने मुगल चित्रकला में विशेषता पैदा की, यूनिकनेस आया। यूनिकनेस सभी में था, लेकिन कुछ में बहुत ज्यादा था, तो अध्ययन में आपको उसको जानना पड़ेगा। यहाँ पूरा का पूरा क्लियर है आपको कि हम क्या बता रहे हैं। जो शुरू में बताए थे कि मुगल चित्रकला का मतलब क्या था, कि पुस्तकों में बनाए हुए चित्र। तो अकबर में भी यही प्रक्रिया चलती रही। तो जो इनकम्प्लीट था दास्तान अमीर हमजा, वो कंप्लीट किसमें हुआ? अकबर के पीरियड में। और जब पूर्ण कंप्लीट हुआ तो उसमें कुल चित्रों की संख्या 1200। आप इसी से समझ जाइए कि दास्तान अमीर हमजा कितना मोटा होगा।
जिस पुस्तक में विवरण के अतिरिक्त 1200 पेज का चित्री हो, तो आजकल का पुस्तक क्या होता है सोनू भाई? 600-500 का एक स्टैंडर्ड पुस्तक होता है। बहुत कभी पुस्तक 1000 पेज तक जाता है। यूनिक गाइड जो आप लेंगे वही 2000-3000 चल जाएगा पेज, सब मिला करके। लेकिन ऐसे सामान्य पुस्तक जो है 500 के आसपास में रहता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि उस पुस्तक में 1200 चित्री, तो पुस्तक कितना ही हो? यही सब पुस्तकें आपको खुदाबख्श लाइब्रेरी में देखने को मिलेगा, इसीलिए वो काफी मशहूर है। और 27x20 इंच के नायलॉन के चमकीले कपड़े पे ये सारे चित्र बने हुए हैं, जो कागज के एक फोलियो पर चिपका दिया था। भाई इस 1200 चित्र कितने दिन में बने? तो 75 से लेकर के 80 के बीच। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये सारे चित्र एक चित्रकार ने नहीं बनाए होंगे। तो दास्ताने अमीर हमजा में किसकी भूमिका है? तो सभी की भूमिका है। अकबर के काल के जितने चित्रकार थे, सबों ने एक एक करके अपना अपना काम बांट लिया और दास्ताने अमीर हमजा के अंदर चित्र बन गए। तो अकबर कालीन चित्रकला को आपको देखना है, तो फिर दास्ताने अमीर हमजा को देखना है। उसी से पूरा अकबर कालीन चित्रकला आप समझ जाएंगे। और इसमें था क्या, विषय क्या थे? तो विषय था कि राजभवन का आंतरिक भाग, कैसा राजभवन था उस समय, तो उसके चित्र बनाए गए। तो आप हिस्ट्री के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो गया वो चीज। आप एक प्रमाण के रूप में कि उस समय के राजभवन में ऐसे कमरे होते थे, ऐसा सिंहासन होता था, ये सब चीज का भी। और किला का, मंडप का, अनुचरों का, नौकर का। अब नौकर के देख करके सामाजिक स्थिति का पता लगा सकते थे कि नौकर इतना अच्छा दिख रहा है, तो सोचिए उसको समाज का स्तर कितना अच्छा हो। सबसे स्त्रियों का जीवंत रूप देखा गया। सबसे तारीफ की बात यह है कि स्त्रियों की सुंदरता को इसमें पूरी तरीके से जगह दी गई। जीवंत रूप का मतलब कि स्त्रियां के जितने रूप होते हैं, उन सभी रूपों को आप इस दास्ताने अमीर हमजा में समकालीन रूप से, माने उस पीरियड के रूप से आप स्त्री समाज को बहुत आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर? अब ये सारे जो विवरण है, क्रोध को, स्त्रियों के क्रोध को देख सकते हैं। अब सिर्फ दास्ताने अमीर हमजा ही नहीं बना, बल्कि उसके साथ साथ आशिका नामक जो किताब था, उसमें भी मुगल कालीन, अकबर कालीन चित्र देखने को मिलता है। अनवारे सुहेली था, उसमें भी अकबर कालीन चित्र देखने को मिलता है। राशि चक्रीय था, उसमें भी चित्र मिलता है अकबर कालीन, दूतीनावा ही मिलता है। राशि चक्रीय का यह है कि रामपुर रजा खां लाइब्रेरी में जो है ये सुरक्षित है, आप वहां जाके देख सकते हैं। बाकी ये जितना है वो खुदाबख्श लाइब्रेरी में सुरक्षित है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। क्लियर? अब अकबर ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया चित्रकारों। अबुल फजल कहता है कि अकबर के दरबार में 15 महत्वपूर्ण चित्रकार रहते थे। महत्वपूर्ण का मतलब पाए के, बहुत ऊंचाई के, और नीचे सीखने वाला जो हेल्पर था वो बहुत सा होगा, उसको वो काउंट नहीं करता है। 15 चित्रकार जो थे वो पाए के चित्रकार थे, बहुत सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। उसमें महत्वपूर्ण नाम दसवंत बसावंत का, इस पर तो आपको हमेशा क्वेश्चन आएगा, अभी बताएंगे इसके बारे में बहुत सारे विवरण। केशवलाल, मुकुंद, मिश्किन, कलमत, माधव, महेश, खेमकरण, तारा, सावल, हरिवंश और राम, ये सब अकबर कालीन चित्रकार थे। अब देखिए इसमें से कुछ का, जैसे आप दसवंत का विवरण लीजिए। किसका? दसवंत का। तो यही सब टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझ करके पढ़ना है। तो दसवंत का जहां तक प्रश्न है, तो ये एक कहार का बेटा था। अब सोच लीजिए कि मुगल क्यों भारत में टिके, तो इसके पहले इन लोगों को वेटेज नहीं मिलता था, मुगलों ने देना शुरू किया। कहार के बेटा को जो है दरबार में लाके रखा। अब सोचिए कि वो समुदाय अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करता। रखने का मतलब क्या हुआ, उसको मनसबदार बनाया। मनसबदार बनाया तो उसको भूमि मिली होगी, तो उसका सामाजिक स्तर काफी उच्च हो गया होगा। तो सामाजिक बैरिकेडिंग थी, जो एक ऊंच नीच की भावना थी, ये सभी माध्यमों से वहां तोड़ा जा रहा था। सिर्फ चित्रकला को बढ़ावा नहीं दिया रहा था, योग्यता को बढ़ावा।
कहार हो तो हो अपने जगह पर, लेकिन तुम्हें चित्रकला की योग्यता है, तुमको मनसबदार बनाएंगे, तुमको उच्च पद देंगे। तो इससे योग्यता प्रमोट हो रही थी, इसीलिए मुगल शक्तिशाली हुए। कब्जा करने से सैनिक बल पे मुगल शक्तिशाली नहीं हुए, इतने लंबे समय तक शासन नहीं किया। जो सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां थी, उन्होंने उन्हें मजबूत बनाया। और सांस्कृतिक क्षेत्र में उपलब्धियों का ये देखे कि कहार के बेटा को जो है वो उसने चित्रकार बनाया, और यही नहीं बल्कि इसे साम्राज्य का अग्रणी चित्रकार का उपाधि दी बराबर। पूरे चित्रकारों में सबसे श्रेष्ठ चित्रकार जो था वो कौन था? तो दसवंत, यानी अग्नि चित्रकार की इसको उपाधि दी। अब उसके बाद इसने काम क्या किया भाई दसवंत ने? तो महाभारत का अनुवाद हुआ था। महाभारत का जो अनुवाद हुआ था वो रज्मनामा के नाम से। असल पुस्तक महाभारत थी, लेकिन फारसी में नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, इन लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया। तो ट्रांसलेट करने के बाद ये महाभारत किस नाम से जाना गया? रज्मनामा के नाम से। क्लियर? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और इसमें जो चित्र भरे वो किसने? दसवंत ने भरे। और ये जो रज्मनामा है वो मान सिंह संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां? जयपुर में। जयपुर में आप जाइएगा तो मान सिंह संग्रहालय है, वहां आपको ये रज्मनामा की ओरिजिनल पुस्तक देखने को मिलेगी। 1584 ईस्वी में ये जो कलाकार था दसवंत, इसने आत्महत्या कर ली। तो ये भी सवाल आता है कि मुगल काल का कौन सा चित्रकार है जिसने आत्महत्या की थी? तो वो कौन था? दसवंत। उसको याद रखिएगा, और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। और दूसरा जो है दसवंत के बाद अगला बसावन, ये भी इसका भाई था। बसावन ने आत्महत्या नहीं की, लेकिन बसावन की जो विशेषता थी, यानी ये किस चीज के लिए जाना जाता था, तो वो समझिए आप कि चित्रकला में ये रेखांकन में और रंगों के प्रयोग में और छवि चित्र में और भूदृश्यों के चित्र में ये काफी दक्ष था। ठीक है? इसका बनाया हुआ एक चित्र कलकत्ता संग्रहालय में जो है वो सुरक्षित है। और ये चित्र क्या है? तो मजनू का चित्र है। जो मजनू रेगिस्तान में एक काले घोड़े पर घूम रहा है। कभी आप कलकत्ता जाइएगा तो इस चित्र को विशेष आंखों से आप देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। इसके अलावा जो दूसरा था वो मोहम्मद शरीफ,
ये अगला चित्रकार था जो काफी महत्वपूर्ण था। इसकी विशेषता ये थी कि रज्मनामा का, यानी महाभारत का, इसने पर्यवेक्षण किया। यानी बहुत सारे चित्रकारों ने चित्र बनाए, लेकिन रज्मनामा का पर्यवेक्षण इसने किया। और इसी प्रकार इसके और भी योगदान ये रहा कि जैसे रामायण का फारसी अनुवाद हुआ, उसमें बहारिस्तान, ये किताब का नाम है। अनवारे सुहैली, और बाबरनामा। बाबरनामा तो पहले लिख दिया गया था, लेकिन इन सभी किताबों में भी मोहम्मद शरीफ के बनाए हुए चित्र जो है वो पाए जाते हैं। तो छात्रों, आज के क्लास में हमने कोशिश की थी कि पूरा चित्रकला खत्म करें, लेकिन आपके क्लास का समय पूरा का पूरा 1 घंटा हो चुका है। इसलिए इसका दूसरा खंड कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जहांगीर कालीन चित्रकला और शाहजहां और औरंगजेब कालीन चित्रकला को हम लोग अध्ययन करेंगे। और तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।